औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारी 11th क्लास विच इज़ सिनेमैटिक्स। तो कल की क्लास भी बहुत हमारी इम्पोर्टेंट थी और आज की भी क्लास है। आज जो है हम ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करेंगे क्योंकि कल है उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि। तो आज थोड़ी-सी थ्योरी वाली क्लास है, लेकिन आई होप आप सबको अच्छी लगे। मैं डॉक्यूमेंट्स खोल लूँ। तो आज है क्लास नंबर 11 और टॉपिक है हमारा सिनेमैटिक्स। आज मैं आपको बेसिक्स समझाऊँगा सिनेमैटिक्स की, कि सिनेमैटिक्स होती क्या हैं, क्यों यूज़ होती हैं और शूट किस तरह करते हैं उन्हें, और मैं कैमरा से रिलेटेड थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज़ आपको बताऊँगा। वैसे तो ये मेन हमारा कोर्स वीडियो एडिटिंग के ही बारे में है, लेकिन पिछली क्लासेस में वीडियो एडिटिंग मेनली हमने सीख ली है। अब जो है हमारा क्रिएटिव प्रोसेस शुरू होता है और अब हमने अपनी क्रिएटिविटी लेके आनी है उस वीडियो एडिटिंग में। हमें टूल्स समझ आ गए सारे, हमें प्रीमियर प्रो के मोस्टली फंक्शंस पता चल चुके हैं कि किस चीज़ से क्या होता है और क्या चीज़ हमने किस तरह करनी होती है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अभी आप लाइव नहीं देख रहे क्लास, तो आप जो है क्लास के बाद भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन है प्रीमियर प्रो से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। आज हम सिनेमैटिक्स के बारे में फिर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सिनेमैटिक्स होती क्या है और हम उन्हें यूज़ क्यों करते हैं? क्या हमें ज़रूरत पड़ती है सिनेमैटिक्स यूज़ करने की? Cinematics is basically a style of shooting videos that makes the viewer think that the video was made for cinema. सिनेमैटिक्स का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली सिनेमा से निकला है, और ये पहले तो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये स्टाइल ऑफ वीडियो बहुत पॉपुलर हो चुका है और बहुत से व्लॉगर्स, फ़िल्म मेकर्स जो है इसे यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ में। और मैंने जब ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टाइल्स ऑफ वीडियो। तो सिनेमैटिक हम यूज़ क्यों करते हैं? हमें ये तो हमने जान लिया कि होता क्या है सिनेमैटिक। सिनेमैटिक वो फ़ास्ट पेस्ड बीट के हिसाब से एडिट हुई हुई वीडियो जिसके विजुअल्स बहुत ही प्लीजिंग हो, उसको कहते हैं सिनेमैटिक्स। अब सिनेमैटिक्स से इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सिनेमैटिक का ये फ़ायदा होता है कि आप सिनेमैटिक्स के थ्रू अपने व्यूअर को एक सर्टेन इमोशन फ़ील करवा सकते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट जो दिखा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं सिनेमैटिक्स के थ्रू, आप कोई जगह दिखाना चाह रहे हैं, तो उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में एक सर्टेन इमोशन आप क्रिएट कर सकते हैं अपने व्यूअर के माइंड में। किसके ज़रिए? सिनेमैटिक्स के ज़रिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ। मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई थी एक अपने चैनल के लिए, उसमें मैंने सिनेमैटिक्स का बहुत यूज़ किया। तो मैं वो दिखा देता हूँ, ये रहा। अब ये एक वीडियो है, आई होप आपको इसकी आवाज़ आ रही हो। अगर आवाज़ मेरा नहीं ख़्याल आ रही होगी क्योंकि मैंने हेडफ़ोन्स लगाए हुए हैं, तो मुझे स्पीकर से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको आवाज़ सुनाने के लिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ मैं विजुअल्स दिखाऊँ, तो इस पार्ट पे यहाँ पे शुरू होते हैं। तो इस तरह अब मैं एक पार्क में हूँ, तो मैंने ये अपने व्यूअर्स को एक सेंस देनी है पार्क की और उस एनवायरनमेंट की, तो बजाय इसके कि मैं अपने वर्ड्स से उस चीज़ को डिस्क्राइब करूँ, मैं उस चीज़ को सिनेमैटिक्स के थ्रू व्यूअर को फ़ील करवा सकता हूँ। तो इस लिहाज से बहुत पावरफुल होती है सिनेमैटिक्स। अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने पोर्टफ़ोलियो में दिखा देता हूँ।
यहाँ पर ये लोड हो जाए थोड़ा। अब ये एक वॉच कंपनी है, लेकिन इन्होंने जो है, इनके लिए मैंने ये वीडियो एडिट की थी। तो अब जो है, इन्होंने भी सिनेमैटिक्स का यूज़ किया ताकि वो एक सर्टेन ऑडियंस को टारगेट कर सके और उनके इमोशंस को ट्रिगर कर सके। कौन सी ऑडियंस? जिनको एडवेंचर पसंद है और जो एडवेंचर से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब मैं हाईली रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने हेडफोन्स कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन अब पूरा मुझे वो पीछे से जाके वायर उतारनी पड़ेगी हेडफोन्स की। तो अभी के लिए आपको ऑडियो बगैर गुजारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है स्पीकर अपना ऑन कर लूंगा, तो आपको आवाज़ साथ साथ आएगी। अच्छा, अब हमें ये भी पता चल गया कि सिनेमैटिक्स क्या होते हैं और उनका यूज़ केस क्या है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और फ्रेमिंग को देखते हैं कि फ्रेमिंग क्या होती है। फ्रेमिंग बेसिकली जो है, आप अपने कैमरा में या अपने फ़ोन में अगर आप शूट कर रहे हैं, तो आपने किस जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, उसको कहते हैं फ्रेमिंग। अब मोस्टली ये जो ग्रिड आपको नज़र आ रहा है, ये आप अपने फ़ोन में भी ऑन कर सकते हैं। ख़ैर, इसमें ये आप मैंने रेड से इनेबल किया हुआ है कि कहाँ-कहाँ आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। आइडियली जो बेस्ट प्लेस है अपने ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, वो इस ग्रिड के मिडल में। अब आप ये फ़ोन में भी अपने ग्रिड का ऑप्शन होता है आपके पास, इसको फ़ोन में भी ऑन किया जा सकता है। ख़ैर, आइडियली आपने अपने ऑब्जेक्ट को ज़्यादातर जो है फ्रेम के बीच में रखना है। लेकिन अब अगर आपका जो है, आपने ऑब्जेक्ट को तो दिखाना है, या अपने सब्जेक्ट कोई भी पर्सन है आपने आपका, आपने उसको दिखाना है और साथ में पीछे या उसके साथ कोई ऐसी चीज़ है जो वो आप दिखाना चाहते हैं उस शॉट में इंक्लूडेड हो। तो आप क्या कर सकते हैं, ये इस वाले लाइन पे मैंने रेड निशान सा बनाया हुआ है। आप इस एरिया में भी अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। याद रहे, बहुत लेफ्ट साइड पे भी ना जाए, बहुत राइट साइड पे भी ना जाए। बिल्कुल इस लाइन पे के ये जो लाइन है, ये उस पे मिडल होना चाहिए। तो एक सेकेंड। अच्छा, फ्रेमिंग की बात कर रहे थे हम। फ्रेमिंग क्या होती है? फ्रेमिंग आपने अपने फ्रेम में किधर अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ये मैं रूल ऑफ थर्ड्स बता रहा था। इसको रूल ऑफ थर्ड्स कहा जाता है सिनेमैटिक्स की लैंग्वेज में। इसमें ये होता है कि ये आप जो लाइंस देख रहे हैं ना, इनमें थर्ड लाइन जो बन रही है ना, फर्स्ट लाइन ये हॉरिजॉन्टल वाली, फिर थर्ड लाइन वर्टिकल वाली जो है, इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। इसको रूल ऑफ थर्ड्स कहा जाता है और ये फोटोग्राफी में भी बहुत यूज़ होता है। अब मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हो, तो इस पॉइंट को कहा जाता है रूल ऑफ थर्ड। इस पॉइंट पे जब आप अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसको रूल ऑफ थर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर आपका जब ऑब्जेक्ट होगा, तो ये
लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली होगी। इधर आप अपनी सीनरी दिखा सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई और चीज़ जो आप दिखाना चाह रहे हैं, वो प्लेस कर सकते हैं। फिर फ्रेमिंग के बाद आती है टाइप्स ऑफ शॉट्स। सिनेमैटिक्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं शॉट्स के। वाइड शॉट्स होते हैं, मीडियम शॉट्स होते हैं और क्लोज़अप शॉट होता है। हर शॉट का अपना एक मकसद होता है और हर शॉट जो है वो अपनी एक फ़ील रखता होता है। वाइड शॉट का मकसद ये होता है कि आपने ऑब्जेक्ट को तो दिखाना ही दिखाना है, साथ-साथ आपने उस ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग भी दिखानी है और आप पूरे एरिया की एक फ़ील, एक वाइब देना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए यूज़ होती है वाइड शॉट। वाइड शॉट से क्या होता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस वक़्त इसमें अगर देखें, ये ये भी एक वीडियो मैंने एडिट की हुई है, शूट नहीं की याद रहे, एडिट सिर्फ़ मैंने की है। तो इसमें अब वीडियोज़ की पहला सीक्वेंस जो मैंने यूज़ किया वो ये ड्रोन शॉट की, जो कि इंतहाई वाइड है, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या हुआ, उससे हमारी वीडियो में एक फ़ील आई कि वीडियो कहाँ पर बन रही है और वीडियो जो है किस एनवायरनमेंट में शूट हो रही है और क्या सराउंडिंग्स है। फिर आती हैं मीडियम शॉट्स। मीडियम शॉट्स का मकसद, जब आपने सराउंडिंग दिखा दी और आस-पास का दिखा दिया आपने सारा, तो उसके बाद आप जो है मीडियम शॉट्स पे आ सकते हैं। मीडियम शॉट्स से ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा एम्फ़ेसिस करते हैं और बैकग्राउंड से थोड़ा हट जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा नहीं हटना होता बैकग्राउंड से, और एनवायरनमेंट भी थोड़ा बहुत शो हो और आपकी प्रोडक्ट भी नज़र आए। और प्रोडक्ट जब नज़र आएगी, मेन मकसद तो हमारा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट से मुराद कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मीडियम शॉट में हमारा एनवायरनमेंट भी होता है और हमारी प्रोडक्ट भी होती है। फिर होती है क्लोज़अप शॉट। क्लोज़अप शॉट में हमने मेन जो हमारा एम्फेसिस होता है वो प्रोडक्ट होती है, और इसको बंद करें अभी। ख़ैर, क्लोज़अप शॉट हम देख रहे थे। क्लोज़अप शॉट जो है उसमें मेन हमारा एम्फेसिस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की डिटेल्स में होता है। इसमें हम अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स को देखते हैं और किस तरह हम हमारी प्रोडक्ट जो है उसका टेक्सचर क्या है, टेक्सचर्स पे फ़ोकस किया जाता है और क्वालिटी पे फ़ोकस किया जाता है, तो उसके लिए क्लोज़अप शॉट्स यूज़ की जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ शॉट्स भी देख ली हमने और फ्रेमिंग भी देख ली। फ्रेमिंग में हमने ये देख लिया कि अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाइड शॉट ले रहे हैं। वाइड शॉट जब आप ले रहे हैं तो आप अपने फ्रेमिंग में आइडियली अपने सब्जेक्ट को रूल ऑफ थर्ड्स पे रखेंगे, यानी कि इस वर्टिकल लाइन पे या तो इस वर्टिकल लाइन पे रखेंगे, और बाकी जगह आप सराउंडिंग से इंट्रोड्यूस कराएँगे, या पहली शॉट में बेशक आप जो है अपने उसको ऑब्जेक्ट को या प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस ही ना करें। पहली शॉट आप वाइड रखें और उसमें सिर्फ़ आप सराउंडिंग्स दिखाएँ पहली चंद शॉट्स में। फिर आप प्रोडक्ट की तरफ आएँ। तो सिनेमैटिक्स जो होती हैं वो बेसिकली एक स्टोरी की तरह होती हैं। स्टोरी का जिस तरह एक स्टार्ट होता है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है, उसी तरह सिनेमैटिक्स को भी अगर आप उसी तरह ट्रीट करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन लेवल हाईली इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने स्टार्ट दिखाना है कि ये सराउंडिंग है, इधर हमारा सीन प्लेस कर रहा है, फिर आपने मिडल दिखाना है कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये फंक्शन है, फिर क्लोज़अप शॉट्स में आपने उसके टेक्सचर्स, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट इटसेल्फ पे एम्फेसिस करना है। तो इस तरह स्टार्ट, मिडल, एंड जब आप इस तरह उसको लेके चलेंगे, तो आपकी जो वीडियो है वो बेहतरीन से बेहतरीन होती चली जाएगी। याद रहे, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये सिर्फ थ्योरी में सुन लेने से कुछ भी नहीं होता। यू विल हैव टू गेट ऑन द फील्ड
आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी, आपको बार बार वीडियोस बनानी पड़ेंगी, तब जाके ये बातें, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अभी आपको बस सर से गुजर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन ये चीज़ें आपने बेसिक्स जब तक आप याद नहीं रखेंगे, हेल्प नहीं होगी जब आप शूट कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आप, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई हाई एंड कैमरा हो और उस पे आप वीडियोस बनाएँ तभी बनेंगी। ये सारे रूल्स जो हैं ये फ़ोन पे भी अप्लाई होते हैं, और फ़ोन के से शूट करने में भी, अब ये जो मैंने आपको इससे पहले ये वाली वीडियो दिखाई, ये पूरी की पूरी मैंने फ़ोन के ऊपर ही शूट की हुई है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई कैमरा हो तभी आप जो है सिनेमैटिक्स की तरफ जाएँगे। हाँ, अगर है कैमरा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप जो है लेवरेज में हैं, तो उसको आपने सही से फिर इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी, आपको शॉट्स का नहीं पता होगा, आपको फ्रेमिंग का नहीं पता होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को रखना किधर है। याद रहे, कभी भी आपका ऑब्जेक्ट जो है इस स्क्वायर में मेरे माउस को ड्रैग कीजिएगा। इस स्क्वायर में ये जो एंड वाले स्क्वायर्स होते हैं, इनमें कभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी होती है फ्रेमिंग। और वक़्त के साथ-साथ आप सीखते चले जाएँगे और इम्प्रूव करते चले जाएँगे। ये याद रहे कि आपने प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी, वीडियोज़ बनाना कभी नहीं छोड़नी। एक दफ़ा आपने शुरू कर लिया, यू विल हैव टू डू इट, वरना आप जो है उसी लेवल पे, बिगिनर के लेवल पे रहेंगे जिस पे आप पहले थे हमेशा से। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़ेंगी। खैर, टाइप्स ऑफ शॉट्स भी देख लिए हमने, फ्रेमिंग भी देख ली। अब आते हैं कैमरा मूवमेंट्स पे। कैमरा मूवमेंट क्या होती है? सिनेमैटिक्स में बेसिकली सिनेमैटिक्स जो होती हैं वो थोड़ी हाई पेस्ड वीडियोस होती हैं। तो उसमें हमारी कैमरा मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कैमरा मूवमेंट्स के दौरान याद रहे कि आपने कोशिश करना है अपने हैंड्स को, अपने कैमरा को, अपने फ़ोन को, जिस पे भी आप शूट कर रहे हैं, स्टेबल रखें। जितना स्टेबल रखेंगे, उतनी अच्छी फुटेज आएगी और उतनी ज़्यादा बेहतर फुटेज आएगी। अगर इन केस कोई शेक आ भी जाता है तो उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन में रिमूव कर सकते हैं वार्प स्टेबलाइज़र के थ्रू। अभी मैं इस स्लाइड को समझाने के बाद मैं वार्प स्टेबलाइज़र बताऊँगा कि किस तरह यूज़ करते हैं प्रीमियर पे। अच्छा, कैमरा मूवमेंट्स पे आते हैं अब। कैमरा मूवमेंट्स बहुत सारी होती हैं और आप खुद सोच सकते हैं, अब इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कि आप कितने क्रिएटिवली अपने माइंड में एक शॉट सोचते हैं और फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। लेकिन बिल्कुल जो बेसिक बेसिक मूवमेंट्स होती हैं कैमरा की, वो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ़ यही होती हैं कैमरा मूवमेंट्स, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में सोचें कि ये मेरे सामने एक प्रोडक्ट रखी हुई है, इसको जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो किस एंगल से क्या फ्रेम रखूँ और किस तरह मूव करूँ तो बेहतरीन शॉट आएगा। अब इसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, लेकिन जो बेसिक-बेसिक होती हैं वो पैन राइट होती है। इसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्ट या आपके जो है सब्जेक्ट, वो फ़ोकस में होता है, फुल आपके, आप कैमरा उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं एंड देन स्लोली आप राइट की तरफ मूव करते हैं। दिस मोशन इज कॉल्ड पैन राइट। फिर आता है पैन लेफ्ट। इसमें भी सेम चीज़ है, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट होता है और आप उसको शूट करते करते अपने कैमरे को लेफ्ट की तरफ स्लाइड करते हैं, पैन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैन लेफ्ट मूवमेंट। इसके अलावा मूव इन शॉट्स होती हैं जिसमें आपने जो है कैमरे को अपने सब्जेक्ट के करीब लेके जाना होता है आहिस्ता से। और मूव आउट शॉट्स होती हैं जिसमें आपने अपने कैमरा को अपने सब्जेक्ट से आहिस्ता आहिस्ता से दूर लेके जाना होता है। फिर ये कुछ कैमरा मूवमेंट्स हैं। फिर इन केस आपका जो
ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कोई कहीं मूव कर रहा है, तो आप उसके मोशन को अपने कैमरे के मोशन के साथ मैच करके उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बाइसिकल है, बाइसिकल लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, आपके पास अब 2 ऑप्शंस है उसको ट्रैक करने की। पहली ऑप्शन ये है कि आप स्टेडी स्टिल एक जगह पर खड़े हों और कैमरे को लेफ्ट टू राइट मूव करें, और ये तो हो गई एक सिंपल ऑप्शन जो एक लॉजिकल ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है, आप जो है अब ये एग्जांपल मुझे अभी माइंड में आई है, पहले आती तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देता कि किस तरह मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ आए। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, जब बाइक लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है तो आप भी बाइक के साथ साथ अपने कैमरे को स्टेडी स्टिल एक जगह पे रखेंगे और बाइक के साथ साथ आप खुद एज अ बॉडी मूव होंगे, तो उससे ये इफेक्ट होगा कि कैमरा स्टिल होगा और आप जब मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा इन फ्रेम रहेगा और कैमरा मूव होता रहेगा साथ साथ, तो वो बड़ा एक ब्यूटीफुल सा शॉट होगा। ये कुछ कैमरा मूवमेंट्स होती हैं, इनका भी आपने ध्यान रखना होता है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कैमरा मूवमेंट्स के दौरान स्टेबिलिटी का हमने बहुत ख्याल रखना होता है कि स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़राब ना हो। इन केस अब ज़ाहिर है हम हैंड हेल्ड शूट करें, सबके पास गिम्बल तो नहीं होता। गिम्बल एक डिवाइस होती है जिससे आप कैमरे को अपने लगा के जिस पे शेक ख़त्म कर सकते हैं। फ़ोन के लिए भी गिम्बल्स होते हैं और कैमरास के लिए भी होते हैं। खैर, अब मैं बताना था कि वार्प स्टेबलाइज़र किस तरह यूज़ होता है। प्रीमियर प्रो मैंने लॉन्च कर लिया है। इधर एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं वार्प स्टेबलाइज़र। ओके, अच्छा इधर अब मैं कोई ढूँढता हूँ ऐसी हैंडहेल्ड वीडियो जिसको हम स्टेबलाइज़ कर सकें। ये एक ले लेते हैं। इसको पहले मैं सोर्स विंडो में खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन से ही शूट की हुई है इसलिए इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं है ये। अच्छा, सबसे पहले मैंने फ्लावर्स को मैं शूट करना चाह रहा था, तो सबसे पहले मैंने इन्हें फोकस में किया, फोकस शिफ्ट किया मैंने। फिर अब यहाँ पर मैं मूवमेंट देखता हूँ क्या हो रही है। मूवमेंट हो रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब सबसे पहले इन एंड आउट पॉइंट्स हमने डिफाइन करने हैं। जैसे ही मूवमेंट शुरू होगी मैं इन पॉइंट डिफाइन कर दूंगा, फिर मैं आगे जाके देखता हूँ कि आउट पॉइंट कहाँ पे डिफाइन करना है। अच्छा, यहाँ पर आउट पॉइंट हम डिफाइन कर देते हैं। इसको हम पहले सीक्वेंस एक बना लेते हैं, सीक्वेंस सेटिंग्स कस्टम सीक्वेंस 24 एफपीएस का। सिनेमैटिक्स में एक और चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि सीक्वेंस हमेशा आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड का रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप सिनेमा में जो भी मूवीज़ देखते हैं वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे ही रिकॉर्ड होती हैं, और सिनेमैटिक्स में मोस्टली स्लो मोशन भी यूज़ होता है, तो जो वीडियो आप शूट करेंगे वो 60 एफपीएस पे करेंगे। उसको स्लो डाउन करने के लिए आपके पास टाइमलाइन पे मौजूद होने चाहिए ताकि आप 24 एफपीएस पे उसे ला सकें। तो इसलिए हम 24 एफपीएस पे अपने सीक्वेंस को रखेंगे। खैर, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
इसको हम लेके आ जाते हैं अपनी टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे आ गया है ये। अब ये जो मेरा क्लिप है ये 60 एफपीएस पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है और टाइमलाइन मैंने रखी है 24 एफपीएस। इसीलिए वो शुरू में मुझे एक एरर भी आया था कि आपकी वीडियो और टाइमलाइन जो है वो मैच नहीं कर रहे एफपीएस में। तो उसको आपने इग्नोर करना है, वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। खैर, अच्छा, अब हम स्टेबलाइजेशन को देख रहे थे। अब ये थोड़ी सी शेकी है वीडियो। इसको अगर हमने स्टेबलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इफेक्ट्स खोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वार्प स्टेबलाइजर। ये आ गया हमारे पास। वीडियो इफेक्ट्स के अंदर डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट के अंदर है वार्प स्टेबलाइजर। इसको हम ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही ड्रॉप करेंगे ये आपके सामने एक आ जाएगा एनालाइजिंग बैकग्राउंड। अब जो प्रीमियर प्रो है वो इस वीडियो क्लिप को एनालाइज कर रहा है और इसमें से अब वो खुद ऑटोमेटिकली शेक्स जो है उनको एलिमिनेट कर देगा। इस इफेक्ट को देखने के लिए आप इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल खोल लेते हैं हम यहाँ से इसको। अच्छा जी। अब यहाँ पर वर्ब स्टेबलाइजर का आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा इफेक्ट अप्लाई हुआ हुआ है हमारे इस क्लिप के ऊपर। अब जैसे ही मैंने अप्लाई किया था तो आपको वो एनालाइजिंग वाला दिखा रहा था। अब वो एनालाइज कर लिया है इसने। अब इधर नीचे और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टेबलाइजेशन का रिजल्ट इन्होंने बताया हुआ है स्मूथ मोशन या नो मोशन। अब अगर आपने, ये आपके क्लिप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपने क्लिप में मूवमेंट रखी हुई है कैमरे की तो आप स्मूथ मोशन पे रखेंगे। लेकिन आपने अगर एक ही जगह खड़े होके शूट किया हुआ है और कैमरे को आपने बिल्कुल भी मूव नहीं किया तब आप नो मोशन पे रखेंगे। अभी इसमें क्योंकि हमने कैमरा मूव किया है तो हम रखेंगे इस पे स्मूथ मोशन। फिर स्मूथनेस उसकी बता रहा है 50%। 50% ठीक है। आप अपने क्लिप के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर बहुत छोटा सा शेक है तो और कम है तो इसको 30% पे कर लें, 20% के पे कर लें, या आपने अपनी वीडियो के हिसाब से देखना है। अब मेथड की ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले ऑप्शन है पोजीशन, फिर पोजीशन स्केल एंड रोटेशन, फिर पर्सपेक्टिव, फिर सब स्पेस वार्प। पोजीशन को पहले करते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। पोजीशन जो है इसका, इस पे कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि पोजीशन वाला जो है वो सिर्फ उन उस क्लिप के लिए है जिसमें हमने कैमरा को मूव नहीं किया। हमारे इस क्लिप के लिए जो बेस्ट सेटिंग है वो है पोजीशन स्केल एंड रोटेशन। पोजीशन स्केल एंड रोटेशन में थ्री एक्सिस मूवमेंट को एनालाइज करता है प्रीमियर प्रो और फिर उसके हिसाब से स्टेबलाइज करता है। अब इस क्लिप के लिए ये सेटिंग जो है बेस्ट है। एक सेकेंड, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया क्लिप। अब वो जो एक्सटेंडेड फ्रेम्स हैं उनको भी एनालाइज कर रहा है। ओके, इसने स्टेबलाइज कर लिया। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी। अच्छा, पोजीशन स्केल एंड रोटेशन को देख रहे थे हम। तो मैंने बता रहा था कि पोजीशन स्केल एंड रोटेशन में वो थ्री एक्सिस को स्टडी करता है और फिर उसके हिसाब से हमारी वीडियो को स्टेबलाइज करता है। ये उन क्लिप्स के लिए बेहतरीन है जिसमें आप मोशन यूज़ कर रहे हैं कैमरास की। अब देखिए हमारा मोस्टली जो शेक्स थे इस पार्ट में वो एलिमिनेट हो गए और उनको एलिमिनेट करने के लिए प्रीमियर प्रो ने
एक जो इसका डाउन फीचर ये है कि ये शेक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्रॉप यूज़ करता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम अपनी वीडियो को स्केल इन कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ डिटेल हमें लूज़ करनी पड़ेगी, और लेकिन हमारी वीडियो जो है वो स्टेबलाइज़ हो जाएगी। अब क्रॉप की बात कर ही रहे थे, तो नीचे एक इन्होंने चेक बॉक्स दिया हुआ है प्रिजर्व स्केल का। इसको अगर हम चेक कर देते हैं, तो अब देखें जो क्रॉप हुआ हुआ था वो क्रॉप खत्म हो गया है। प्रिजर्व स्केल करने से ये हुआ, एक सेकेंड। अच्छा, प्रिज़र्व स्केल के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को। प्रिज़र्व स्केल मीन्स के प्रीमियर प्रो हमारे लिए खुद क्रॉप कर देगा हमारी वीडियो, और हमें उसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वीडियो स्टेबलाइज़ भी हो चुकी है और जो है क्रॉप भी हो चुकी है। इसके नीचे फ्रेमिंग का ऑप्शन है, बॉर्डर्स के नीचे फ्रेमिंग। इधर इसको खोलें तो हमारे पास है स्टेबलाइज़ ओनली, स्टेबलाइज़ क्रॉप, फिर स्टेबलाइज क्रॉप ऑटो स्केल एंड स्टेबलाइज सिंथेसाइज एजेस। स्टेबलाइज ओनली पे अगर हम रखें तो हमारी जो प्रीमियर प्रो है वो सिर्फ स्टेबलाइज करके देगा और क्रॉप नहीं करेगा। अब ये देखें, ये साइड पे आपको ब्लैक एजेस दिख रहे होंगे वीडियो के। इसको अगर आपने सही करना है तो इसको यूं स्केल इन यहाँ से अपनी वीडियो को कर लें तो ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर इन केस आप वार्प स्टेबलाइज़र अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियर प्रो स्केल इन कर देता है, तो यहाँ से आप स्टेबलाइज़ ओनली पे रख के ऊपर से स्केल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ताकि आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके। इस केस में स्टेबलाइज एंड क्रॉप अब मैं करता हूँ, तो इसने स्टेबलाइज तो कर दिया, क्रॉप भी कर दिया, लेकिन स्केल इन नहीं किया। अब वो एजेस नहीं आ रहे, प्रॉपर एजेस आ रहे हैं, लेकिन स्केल इन हमें खुद से करना पड़ेगा। इसके बाद स्टेबलाइज क्रॉप एंड ऑटो स्केल। ऑटो स्केल नाम से ही पता चल रहा है वो स्केल खुद हो जाएगा, सही। और इसके बाद सिंथेसाइज एजेस की ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास। सिंथेसाइज एजेस से क्या होता है अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ये स्टडी कर रहा है हमारे क्लिप को, और रिजल्ट। अच्छा, सिंथेसाइज एजेस का ये काम है कि जो रिजल्ट हमें स्टेबलाइज ओनली पे आ रहा था, सिंथेसाइज एजेस में वही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमारी वीडियो जो है वो स्केल हुई हुई है पहले से। स्टेबलाइज ओनली और स्टेबलाइज सिंथेसाइज एजेस में जो है, हमें प्रीमियर प्रो जो है ये चीज़ बता रहा होता है कि किस पार्ट को उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है इस वीडियो को स्टेबलाइज़ करने के लिए। अब यहाँ पर देखें तो आपको ये लेफ्ट साइड पे ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा। इसका ये मतलब है कि इस पार्ट पर जो है वाइब्रेशन ज़्यादा थी, तो इसने यहाँ से इस वीडियो को क्रॉप किया, या जो भी इसने अपने सॉफ्टवेयर का पावर यूज़ करके इसने स्टेबलाइज़ किया। तो सिंथेसाइज़ ओनली और स्टेबलाइज़ ओनली बहुत कम यूज़ होता है, सिंथेसाइज़ और स्टेबलाइज़ इतना यूज़ नहीं होता। मैं जो हूँ मोस्टली या तो स्टेबलाइज़ एंड क्रॉप करता हूँ और खुद स्केल इन कर लेता हूँ यहाँ ऊपर से, या फिर स्टेबलाइज क्रॉप एंड ऑटो स्केल यूज़ होता है अगर ज़्यादा स्केलिंग ना रिक्वायर्ड हो। इसके बाद एडिशनल स्केल है हमारे पास।
100%, 0, इस तरह खुद यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं आप, इधर ऊपर से भी स्केल कर सकते हैं और दोनों जगह आपके पास स्केल करने की ऑप्शन मौजूद है। सही, तो ये था हमारा वार्प स्टेबलाइज़र। अब इसमें मैंने कौन-सा शॉट यूज़ किया है, क्लोज़अप शॉट की यूज़ किया है। उससे क्या हो रहा है, हमारे फ्लावर्स की टेक्सचर पता चल रहा है और एक सेंस ऑफ अरोमा हमारे डेवलप हो रहा है, फ्लावर्स को देखने की वज़ह से। और एक लास्ट में मैंने चीज़ ये की, क्या की, पैन किया लेफ्ट टू राइट की तरफ, पैन किया और यहाँ पर पहुँच के मैंने अपने कैमरा की मूवमेंट तेज़ कर ली। इससे क्या होता है, एक ट्रांज़िशन सी, इन कैमरा ट्रांज़िशन इसे बोला जाता है। ये एक ट्रिक यूज़ होती है ताकि हमारा मोशन जो है, हम एक क्लिप से जब दूसरे क्लिप पे जाएँ तो हमारा मोशन स्मूथ रहे। इसलिए ये ट्रिक यूज़ की मैंने, ताकि अब इस ट्रिक को हम वैसे उसमें स्पीड रीमैपिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। स्पीड रीमैपिंग मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा जब हम सिनेमैटिक्स को एडिट करेंगे कि स्पीड रीमैपिंग क्या होती है। अभी के लिए इसको समझाने के लिए मैं एक और क्लिप ले आता हूँ यहाँ से, ये वाला चलें ले आता हूँ। इसको यहाँ ड्रॉप करता हूँ, ऑडियो लिंक कर देते हैं इसकी, बल्कि इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, पहले सोर्स विंडो में देखते हैं इसे। अच्छा जी, ये क्लिप है। ये एक सेकेंड, यहाँ पर हम इन पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पर आउट पॉइंट रख लेते हैं, इस जगह पर इसको ड्रैग करके टाइमलाइन पे ले आते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। एक और काम मैं क्या करूँगा अब, क्योंकि ये मोशन, ये वाला तेज़ वाला मोशन इसके इस क्लिप के भी एंड पे है, तो मैं सबसे पहले इस क्लिप को रिवर्स कर देता हूँ। स्पीड एंड ड्यूरेशन में गया, यहाँ पर नीचे रिवर्स स्पीड का एक चेक बॉक्स है, इसको मैंने क्लिक किया एंड ओके, रिवर्स स्पीड कर दिया। अब जो है, अब आप देखिए, इसको भी पहले मैं स्टेबलाइज़ कर लेता हूँ, बल्कि इफेक्ट्स में गया, इधर वार्प स्टेबलाइज़र मैंने ड्रैग किया, इस पे किया। अच्छा, ये कह रहा है वार्प स्टेबलाइज़र एंड स्पीड कैंट बी यूज्ड ऑन द सेम क्लिप। ठीक है जी, कंट्रोल ज़ेड कर देते हैं। अब ये एरर ये आया कि मैंने स्पीड वाला इफेक्ट भी इस पे अप्लाई कर दिया,